नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि चाणक्य कोचिंग सेंटर बहुत ही जाना माना संस्थान है सोनीपत में और हरियाणा में। विकास सर जो है काफ़ी रिजल्ट दे चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं आपका कामयाब हैं। तो आइए एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सोनीपत में। सोनीपत में एचसीएस का जो बैच है उसको लॉन्च किया जा रहा है चाणक्य कोचिंग सेंटर के द्वारा। और टीचर जो है आपका हाईली क्वालिफाइड रहेंगे, वेल एक्सपीरियंस रहेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। तो इसी क्रम में हम एचसीएस जो है आपका की तैयारी कैसे करें, कैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है अधिकारी लग सकते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप पहले ही अटैम्प्ट में एचसीएस को क्रैक कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश में आईएएस लगते हैं और यहाँ एसडीएम लगते हैं तो बेटर जॉब एसडीएम की है हरियाणा के अंदर। तो पहले अटेम्प्ट में कैसे आप अधिकारी बनेंगे तो उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। उसमें सबसे पहले आपको मैं बेसिक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम हरियाणा सिविल सर्विसेज इसमें जो पेपर का पैटर्न है ये प्रीलिम्स है और फिर उसके बाद मेंस है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है एक जनरल स्टडीज का, इसको हम कहते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पेपर जो होता है आपका इसी में जो है आपका वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टी सेट होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एक पेपर ये होता है, यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं और ये आपको पता है यूपीएससी की तर्ज पर 33% आपको नंबर लेने हैं और ये क्वालिफाइंग है। इसमें मस्ट यानी कि 33 आएंगे तो ही आप यहाँ से मेरिट बना पाएंगे। अगर यहाँ 33% नहीं रहते और यहाँ आपके 100 में से 90 क्वेश्चन भी ठीक हैं तो भी उस 90 क्वेश्चन का कोई रोल नहीं रहता है। आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में और आप छटनी हो जाएंगे, यानी कि आप अगले स्टेज पर जा ही नहीं पाएंगे, सेकंड स्टेज पर। तो फर्स्ट स्टेज क्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो एक नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है, यानी कि 0.25 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। और दूसरा, यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 33% है, यहाँ कितने क्वेश्चन आप करें ताकि आपका जो स्कोर आपका सेफ है, आप मुख्य सेकंड स्टेज पर आ सकें। तो इसके लिए मिनिमम मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा स्कोर अगर आप करते हैं, 60% यानी कि 60 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके ठीक हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ हैं क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है। तो आप सेकंड स्टेज की तैयारी कर सकते हैं। इसके नीचे थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कई बार मेरिट ऊपर नीचे हो जाए तो आपको भय लगा रहता है, तभी तैयारी शुरू करते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है कि चलो मैं पास हो गया। दूसरा इसमें ये रहता है कि 12 टाइम्स जो है आपका स्टूडेंट होते हैं वो आपका जितनी सीटें हैं उसका 12 गुना आपको मुख्य परीक्षा में इनवाइट किया जाता है। तो 12 गुना आपको बच्चे पास करेंगे सीटों के अनुपात में। तो ये चीज़ है, ये स्टेज 1 है। आपको अब इस स्टेज को हम तैयार कैसे करें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी भी दो टाइप की है, एक अभी आपकी आई है न्यू एनसीईआरटी, एक आपकी ओल्ड एनसीईआरटी। अगर हम हिस्ट्री की बातचीत करते हैं, हिस्ट्री की वेटेज इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैं पहले वही एरिया बताऊंगा जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, जहाँ से हम इजीली पेपर को पास कर सकते हैं। तो पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है आपको दो प्रकार की है, एक न्यू और एक ओल्ड। तो न्यू में आपको अगर तैयार करना है तो क्लास 6, 7th, 8th और 12th में तीन है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। तो ये एनसीईआरटी आपको ज़रूर तैयार करनी चाहिए, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर हम कहते हैं हिस्ट्री में एनसीईआरटी ओल्ड है तो आपको प्राचीन काल के लिए अगर आप कहेंगे तो रामशरण शर्मा बहुत ही अच्छी बुक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडिया, तो आप सतीश चंद्र आपको जरूर पढ़ लीजिए।
और आधुनिक भारत में आप जो है विपिन चंद्र को जरूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनसीईआरटी की जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, अगर आप यहाँ से करते हैं तो काफी क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लगभग आपका अगर हम ये कहें कि कई बार 20 के आसपास भी हो जाता है, 15-16 क्वेश्चन आपके पक्के मिलने हैं। एनसीईआरटी या बाकी का एरिया जो होगा पढ़ाएंगे, आपको नोट्स भी देंगे, इस एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, इसके अलावा भी जो एरिया पढ़ाएंगे वहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन, आपको 17 भी हो सकता है, वो इस एरिया से जरूर आएगा, हिस्ट्री से। अब जो दूसरा है आपका हिस्ट्री के साथ साथ में हम ये कहें कि पॉलिटी जो है आपका, पॉलिटी जो है आपका काफी एरिया कवर करता है, कई बार ये 20-20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो पॉलिटी के लिए आपको 9th to 12th एनसीईआरटी करनी चाहिए। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लक्ष्मीकांत में, एम लक्ष्मीकांत में नहीं देख पाते। तो हमें लगता है कि एम लक्ष्मीकांत में तो ये है ही नहीं, मैंने पढ़ी थी, जबकि वो क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है आपके एनसीईआरटी से। तो 9th to 12th जो न्यू एनसीईआरटी है, जो आपका अभी इस समय लागू है, वो आपको तैयार करनी है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस। मैं अभी केवल पहले स्टेज पे आपको एनसीईआरटी ही बता रहा हूँ, साइंस है। तो साइंस में 8th, 9th और 10th ये एनसीईआरटी आपको करनी है, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको जब हम कहते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको जो तैयार करनी है 9th to 12th ये एनसीईआरटी आपको देखनी है। खास करके फिजिकल ज्योग्राफी है आपका इंडिया की है, तो वो आपको जरूर तैयार करनी है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इकोनॉमी वाला सेक्शन है, फिजिकल वाला सेक्शन है, तो वो 2 एनसीईआरटी हो जाती हैं, तो वो आपको तैयार करनी है। तो 9th to 12th एनसीईआरटी को फोकस कीजिए ज्योग्राफी में, यहाँ से भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ जाते हैं ज्योग्राफी में। फिर इसके बाद है इको। इको में आपको जैन एंड ओहरी है आपका, वो एनसीईआरटी का ही संस्करण एक टाइप से है, तो वो आपको 11th और 12th जैन एंड ओहरी, OHRI भी है, OHRI, ओहरी जरूर ध्यान रखिएगा। जैन एंड ओहरी ये 11-12 की बुक है आपका इनकी, इसको देखिएगा। एनसीईआरटी है मैक्रो माइक्रो जिसको आप ये कह सकते हो, तो इसको तैयार कर लीजिएगा इको में। तो ये आपको वो एरिया था जो एनसीईआरटी का था, जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं तो सोसाइटी की जो एनसीईआरटी है उसको भी आप देख सकते हैं। सोसाइटी यानी सोशोलॉजी की, वो भी आपका 11-12 की है, उसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, प्री में एक आध क्वेश्चन वहाँ से मिल जाता है। कई बार मुख्य परीक्षा में भी ऐसे वगैरह में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये मुख्य एनसीईआरटी थी जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस एरिया को कवर कर सकते हैं। अब बाकी जो आता है कि मेन बुक्स क्या पढ़ें आपका, जैसे पॉलिटी में अगर आप पढ़ेंगे, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी में हिंदी इंग्लिश मीडियम में जेसी लियोंग है, जेसी लियोंग को आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ में आपको हिंदी मीडियम में अगर आप कहेंगे, इंग्लिश मीडियम में लियोंग है, तो हिंदी मीडियम में DR खुल्लर है, वो देख लीजिए। बात रही आपका इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको इजी क्लासेस के जो नोट्स हैं उसको जरूर देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है इकोनॉमिक्स की, इजी क्लासेस की, तो उसको आप देख लें हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में आपको न्यूज़पेपर हैं, उसको ज़रूर आप देखते रहिएगा, या रमेश सिंह हैं, उसको थोड़ा बहुत आपसे हेल्प ले सकते हैं उससे, वो ठीक ठाक है बुक, आपको रमेश सिंह जो आपका इकोनॉमिक्स की है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट मेनली जो आपको नोट्स हैं आपका करंट अफेयर है या विजन के जो नोट्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। तो ये आपको जो है
इकोनॉमिक्स में रहा कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद आपको हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है आपका मॉडर्न के लिए, स्पेक्ट्रम को अच्छे से देख के जाइएगा। तो स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न के लिए है, मॉडर्न इंडिया। तो ये एरिया आपको काफी कवर कर देती है मॉडर्न का लगभग, और बाकी एनसीईआरटी है जो आपका एंशिएंट वगैरह के लिए, तो उनको आप एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हैं, वो काफी आपको काम आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए आप जो है डेली न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप द इंडियन एक्सप्रेस है, अगर आप सेल्फ मेड करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, और हम भी आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे भी कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड किया जाता है, और क्लासेस भी आएंगी। तो द इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो करंट अफेयर डाल देता, कई बार नहीं डालता, परंतु मुख्य परीक्षा में जरूर आ जाता है। तो करंट अफेयर को इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के दौरान से ही तैयारी शुरू कर दें, आज से ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपको जो है करंट अफेयर प्री या मेंस में कहीं तो टकरा जाए। तो इस एरिया को जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है आपका, जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, बहुत सारी एरिया जो बचता है मैंने आपको नहीं बताया। स्टूडेंट सोचेंगे साइंस टेक है, साइंस मैंने बताया टेक्नोलॉजी, तो साइंस टेक्नोलॉजी हो या एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो, उस पर हरियाणा बहुत फोकस करता नहीं है, पर फिर भी आप एनसीईआरटी वगैरह से, साइंस टेक है जो आपका, जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी है 11th की बायो वगैरह का सेक्शन है वहाँ से, या फिर आपको जो नोट्स हैं इजी क्लासेज हो या विजन हो, इनके जो नोट्स वगैरह हैं, आपका ये नोट्स तक ठीक है इनकी चीज़ें, तो वो आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, क्योंकि वो करंट बेस्ड चीज़ें हैं, शंकर आईएएस है खास करके एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, परंतु वो ज़्यादा वेटेज आती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको शुरुआत में डिस्कस नहीं किया। तो ये बुक्स हैं आपका, जो प्री हो या मेंस हो, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो उनको आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके सिलेक्शन में जो एचपीएससी है वो क्या क्या करती है, कितने कितने नंबर का पेपर लेती है, मुख्य परीक्षा क्या होती है। तो मेंस में अगर हम जब जाएंगे, तो सेकंड स्टेज की हम बातचीत करते हैं, स्टेज 2। तो सेकंड स्टेज में आपको इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश एसए के साथ 100 मार्क्स की है। हिंदी मिलेगी, सेम है, हिंदी एसए के साथ 100 मार्क्स की है, बिल्कुल सेम वेटेज है। तो ये दो पेपर हैं, कंपलसरी हैं, और 33% दोनों में अलग अलग से लेने हैं आप। अगर ये स्कोर नहीं प्राप्त कर पाते तो फेल हो जाएंगे आप मुख्य परीक्षा में, और बाकी कहीं कितने भी ले लीजिए। फिर आपकी बात आती है जीएस की, जीएस में 200 मार्क्स का स्कोर है। उसके बाद आपका ऑप्शनल आता है, तो टोटल जो है 29 ऑप्शनल हैं, उसमें से कोई भी एक आपको चूज करना है। 29 ऑप्शनल में से कोई भी आप चूज कर लीजिए, ये भी 200 मार्क्स का है। तो टोटल वेटेज कितनी होगी? 200, 200, 100, 100, 600। तो मुख्य परीक्षा टोटल है आपका 600 मार्क्स की। तो ये जो 600 है, अगर आप 300 राउंड अबाउट पा लेते हैं 50% के आसपास, तो बहुत इजीली आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट की कॉल है, इंटरव्यू की कॉल है, वो बन जाएगी। तो इसमें आपको नंबर कैसे प्राप्त किए जाएं, अधिकतम नंबर यहाँ पर क्या किया जाए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक तो एनसीईआरटी की बेसिक समझ अच्छी हो, काफी हेल्प मिलेगी। फिर आपकी क्लासेस प्रॉपर चल जाएं, वो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। दूसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा राइटिंग जो आपका प्रैक्टिस है, रिटर्न जो आपको प्रैक्टिस है, राइटिंग आपका जो एरिया, जिसको हम कहते हैं कि रिटर्न जो आपका है, रिटर्न प्रैक्टिस, राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, राइटिंग जो स्किल्स हैं, उसको उभारना है आपको ज्यादा से ज्यादा, कि आपको कैसे लिखने की जो कला है उसको और अच्छा किया जाए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर कैसे रहा जाए, क्वेश्चन को सिंपल साधारण भाषा में कैसे लिखा जाए। केवल आपको यूपीएस एचपीएससी खुद कहता है कि भाई आप जो है हमारी जो सुपरफिशियल एक होता है, SUPERFICIAL, आर इसमें साइलेंट है, सुपरफिशियल नॉलेज,
इसका टेस्ट नहीं लेते हम, यानी कि जो सतह की नॉलेज होती है उसका नॉलेज का टेस्ट लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। एचपीएससी जो कह रहा है उसका उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको सिंपल लैंग्वेज हो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो, और जो पूछ रखा वो लिखा जाए, तो आपको वो लिखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके लिए तो आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे। अब बात ये आती है कि मैंने तो ये कह दिया कि भी 300 मार्क्स आ जाएं, उसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल स्कोर है इसमें जो एग्रीगेट है, कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए कब क्वालिफाई करता है कि हिंदी इंग्लिश में तो 33% होना चाहिए, और एग्रीगेट जो स्कोर है वो 45% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्रीगेट स्कोर 45% से नीचे है तो इसका मतलब आप फिर से क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए। स्टेज 3 के लिए, स्टेज 3 के लिए आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टेज 3 में क्वालिफाई करने के लिए 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन रिटन एग्जाम, और उसमें भी आपका ये लिखा हुआ है ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का कितना होना चाहिए, 45% एग्रीगेट भी नंबर आपको मिलने चाहिए। अगर आप 45% एग्रीगेट नहीं ले पाते इन ऑल सब्जेक्ट, तो आपको जो है सभी सब्जेक्ट का यानी कि ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो आपको जो है इस स्टेज पर यानी कि जो 75 मार्क्स आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के होते हैं, इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार के, उसमें आपको आने नहीं दिया जाएगा। यानी कि टोटल जो 675 हमारे टोटल वेटेज है वो आप जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इस स्टेज पर ही नहीं आ पाएंगे आप इंटरव्यू, तो आप मुख्य परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि अगर दो बच्चे एक ही स्टेज पर खड़े हैं, यानी कि दोनों के ही नंबर 330 हैं, और आपका सिलेक्शन भी आपका 330 पर ही हो रहा है या उससे नीचे हो रहा है, तो किसको सिलेक्ट किया जाए कि 330 बराबर मार्क्स हैं, तो किसको इन किया जाए, किसको आउट किया जाए। तो इन वो होगा जिस बच्चे के हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा नंबर हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश में यानी कि इन पेपर में ज्यादा नंबर हैं, इसके ज्यादा आगे तो ये इन हो जाएगा, और इसके ज्यादा आगे तो ये इन हो जाएगा। और अगर दोनों के वहां भी आपका 50-50 है, तो फिर देखा जाएगा कि कौन ज्यादा ओल्डर है। मान लीजिए कि ये ज्यादा ओल्डर है तो ये अंदर आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो ये आपका एक क्राइटेरिया है। मुख्य परीक्षा के बाद आपको कितने गुना बच्चे जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है आपका जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 75 मार्क्स के लिए फाइटिंग करेंगे, यानी कि फाइनल लिस्ट के लिए फाइट करेंगे, तो वो 3 टाइम्स है, 3 गुना। 300 पोस्ट है तो 300 बच्चे आपको मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे। अब आता है कि टोटल पोस्ट के लिए कितने पोस्ट के लिए लड़ाई है, कितने प्रकार की पोस्टें हैं। वो 12 प्रकार की हैं। जैसे सबसे मेन जो हम कहते हैं एसडीएम है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज आपका उसका नाम है, आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको हम एसडीएम कहते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो युवाओं की पसंद है, डिप्टी एसपी भी है। तो नंबर 2 पर आप देखेंगे कि आपका डिप्टी एसपी का चॉइस बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले नंबर पर ही रख लेते हैं। फिर है ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ईटीओ की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, ईटीओ की चॉइस हो जाती है। फिर है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, ये भी पोस्ट काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आपका है ए क्लास तहसीलदार, तो तहसीलदार जो है ये ए क्लास में आते हैं, वो पोस्ट बहुत ही शानदार है। इसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये भी पोस्ट ठीक है। उसके साथ साथ है इससे अच्छी पोस्ट है एईटीओ भी आपको देखेंगे, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ईटीओ मैंने बताया था। इसके बाद आप एईटीओ देख सकते हैं, असिस्टेंट लग जाता है ईटीओ के साथ में। उसके साथ साथ में है आपका जो पोस्ट है आपका बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ये बीडीपीओ की ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर है आपका, ये भी ठीक पोस्ट है। उसके साथ साथ है टीएम ट्रैफिक मैनेजर, जो हरियाणा रोडवेज में रहते हैं, जीएम के नीचे जो रहते हैं टीएम ट्रैफिक मैनेजर, ये भी ठीक पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर डीएफएसओ, डीएफएसओ
SO एक ये पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे DFSO के बाद में असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर AEO, तो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, तो एक AEO है। और उसके बाद पीछे ही शामिल किया गया था नायब तहसीलदार A क्लास, जो नायब तहसीलदार होता है A क्लास नायब तहसीलदार को भी इसी में शामिल किया गया था। टोटल 12 प्रकार के हैं, उसमें आपको कोई भी चूज करना है, वो आपके नंबर के अनुसार मिलेगा। ज़्यादा नंबर पाते हैं तो आप SDM प्राप्त करते हैं या DSP प्राप्त करते हैं, वो चॉइस आपकी है, जो भी आपको लेना होता है वो प्रेफरेंस आपसे भरवाएंगे। अब बात ये आती है कि भाई हम इसमें सिलेक्शन कैसे लें, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको हम कहते हैं, ये आपको साइट पर डाल रखे हैं HPSC की, उसको निकालिए। प्रारंभिक परीक्षा के हों या प्रीलिम्स के हों या मुख्य परीक्षा के मेंस के हों, वो दोनों ही आप जो हैं प्रीलिम्स या मेंस, इन दोनों को निकालिए। फिर ये देखिए कि सिलेबस आपको है, PYQ हैं आपके प्री और मेंस के। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बुक्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी, बाकी और पूछना है तो आप कोचिंग के नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, या जो लिंक है उसमें जो आपका यूट्यूब पे आपका जब जाएगा वीडियो, तो वहाँ पे आपको पूछने की आपका है, आप वहाँ कमेंट करके भी उसमें पूछ सकते हो कि और कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद में आपको जब आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, यानी कि आपने NCERT कर ली, मेन बुक्स कर ली, तो इसके बाद आपका अगला स्टेप जो आता है वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, पहला तो पैटर्न आपके पास खुद ही होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो आपका पढ़ रहे हैं उससे से कम मिनिमम तो आप कम से कम कर ही सकते हो 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन PY आपका जो MCQs होते हैं वो कर लीजिए। और कम से कम जो पीछे आए हुए हैं आपका HPSC में या UP PCS में, इस टाइप में जो PCS में प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आपको लगता है कि और भी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 5 से आपका 7 क्वेश्चन आपका मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी प्रत्येक चैप्टर से आप तैयार कर लें, लिख के देख लें। तो ये एक आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं, तो आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और PY का आपका जो MCQs हैं वो भी आपके बहुत सारे बन गए। तो एक आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा कि भाई प्रारंभिक परीक्षा मेरी इजीली पास हो जाएगी, मुख्य भी आपके साथ साथ ही तैयार हो रही है। तो ये इस टाइप से तैयारी करें। और उसके साथ साथ बैच स्टार्ट होने वाला है, आपको डेट इन्फॉर्म कर दी जाएगी, तो आप जो है हमसे फिजिकली भी आप आकर के मिल सकते हैं कि आप आइए कोचिंग में, और आपकी गाइडेंस के लिए हम लोग बैठे हैं, आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपका सरकार जो है SCS का एग्जाम कब लेने वाली है, इसकी भी कोशिश करते हैं कि आपको पता चले। और बिल्कुल फेयर एग्जाम हो रहे हैं, काफ़ी सरकार जो है इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आपका फेयर लगें, ईमानदार बच्चे आएँ, और जो योग्य है वो आगे आएगा, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो शासन प्रशासन है वो भी अच्छा होगा, वो भी दुरुस्त होगा। अगर बिना पर्ची बिना खर्ची आप लोग आ रहे हैं, तो फिर हरियाणा जो है तेज गति से रफ्तार से विकास करेगा, जो सरकार का उद्देश्य भी, जो सरकार की मंशा भी है, जिसको सरकार बार बार दोहरा भी रही है। तो कोशिश करते हैं कि उसमें जो होनहार बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, वो आगे आए, और उसमें हम छोटा सा प्रयास कर सकें, आप लोगों को गाइडेंस दे सकें, सलाह दे सकें, आपको मशवरा दे सकें। तो उसके लिए आप आइए, कोचिंग सेंटर से जुड़िए। विकास सर के निर्देशन में आपको जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, काफ़ी चीज़ों को आसान करके बताते हैं। तो ये आपको मैंने बताया है कि इस तरह से हम कराएंगे, तो आप जब भी चाहें मोस्ट वेलकम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन को देखने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में जो होगा, आपका कब बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। तब तक जो है आप के कोचिंग सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी आती है उस पर भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो नोटिस आएँ, क्लासेज आएँ, वो आपको पता चल सकें।
करंट अफेयर की क्लासेज भी अभी स्टार्ट होने वाली हैं आपकी डेली। आपको क्लासेज का लाभ मिल सके, हरियाणा की क्लासेज भी आपको बहुत सारी कराई गई हैं, उसका भी लाभ मिल सके। तो सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए चाणक्य कोचिंग सेंटर से। थैंक यू वेरी मच।